नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल KKL क्लासेस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की अंतःप्रवाह नदियाँ पढ़ रहे थे, तो कुछ नदियाँ बाकी हैं, उन्हें हम पूरा करने जा रहे हैं। तो एक नदी है साबी नदी। साबी नदी, इसका उद्गम जयपुर से होता है। इसका उद्गम जयपुर से होता है। जयपुर के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी से उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ी से जब ये निकलती है और निकलने के बाद में ये हरियाणा के अंदर ये जगह पड़ती है गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर इसका संगम होता है। संगम गुड़गांव। तो इसका उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से, संगम इसका गुड़गांव हरियाणा में। इसके किनारे एक सभ्यता स्थित है जयपुर के अंदर जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जोधपुर के नाम पर स्थित है, इसलिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन जोधपुर दे सकता है, लेकिन आंसर इसका जयपुर रहेगा क्योंकि साबी नदी के किनारे जयपुर में स्थित है जोधपुरा सभ्यता। ठीक है। और हाथी दांत के यहाँ अवशेष मिले। हाथी दांत के अवशेष मिले। साबी नदी। अगली नदी देखते हैं रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, इसका उद्गम अलवर से होता है। अलवर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम उदयनाथ की पहाड़ी है। उदयनाथ की पहाड़ी एक पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी। यहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका संगम मोती झील में होता है। इसका संगम मोती झील में। फिर रूपारेल नदी है। रूपारेल नदी जब ये उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है तो निकलने के बाद में संगम इसका मोती झील भरतपुर के अंदर है, वहाँ होता है। ठीक है। और मोती झील के बाद में जब इसका यहाँ संगम हो जाता है तो मोती झील से एक लिंक चैनल निकलता है जिसका नाम है सुजान गंगा। सुजान गंगा, एक लिंक चैनल निकलता है जिसका नाम सुजान गंगा है। इस सुजान गंगा लिंक चैनल से इसकी जलापूर्ति लोहागढ़ दुर्ग को की जाती है। भरतपुर के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम लोहागढ़ दुर्ग है और इसे जल दुर्ग कहते हैं क्योंकि इसके किनारे कुछ खाइयाँ बनी हुई है और उसके अंदर पानी की आपूर्ति सुजान गंगा के माध्यम से मोती झील से की जाती है। ठीक है। तो ये थी रूपारेल नदी और मोती झील का इम्पोर्टेंस ये है, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। लाइफ लाइन भरतपुर की कहते हैं क्योंकि भरतपुर को पानी की सप्लाई मोती झील के माध्यम से की जाती है। तो ये थी रूपारेल नदी और साबी नदी। अब कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ और रह गई है, उसकी सिर्फ लोकेशन और उद्गम और संगम के बारे में ही पता करना है। तो एक नदी आती है, ये है, पहले देखते हैं सांबर झील। ये है सांबर झील। सांबर झील के अंदर कौन कौन सी नदी आके मिलती है, तो ऊपर से नदी आती है एक सीकर से जिसका नाम है खंडेला नदी। खंडेला नदी आती है सीकर से। ठीक है। खंडेला की पहाड़ी से आती है इसलिए नाम इसका खंडेला नदी। ठीक है। जयपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है मेंढा नदी। जयपुर से आती है। जयपुर के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मनोहरपुरा की पहाड़ी। मनोहरपुरा की पहाड़ी से नदी आती है जिसका नाम है मेंढा नदी। इसे मेंढा नदी या मेंढा नदी भी कहते हैं। और एक नदी आती है अजमेर से
जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी। और एक नदी आती है नागौर से, जिसका नाम है खारी नदी। खारी नदी। इसका इन सब का संगम सांबर झील के अंदर होता है। ठीक है, सांबर झील बहुत बड़ा तंत्र है एक अंतःप्रवाह नदियों के संगम के हिसाब से देखें तो। और जो मेंढा नदी जयपुर से आती है, खंडेला नदी सीकर से आती है, नागौर से खारी आती है और रूपनगढ़ अजमेर से आती है। तो याद रखने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि म से मनोहरपुरा और म से मेंढा नदी। तो याद रखना, म से मनोहरपुरा और म से मेंढा नदी। और सीकर में खंडेला की पहाड़ी स्थित है, इसलिए खंडेला की पहाड़ी से नदी आती है, इसलिए इसका नाम खंडेला नदी है। अजमेर के अंदर अंग्रेज़ों का शासन सबसे ज़्यादा, राजस्थान के अंदर देखें तो अजमेर में ही रहा अंग्रेज़ों का शासन, इसलिए गढ़, अंग्रेज़ों का गढ़ कौन सा था? अजमेर था, इसलिए रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी कहाँ से आती है? अजमेर से, और संगम सांबर में। और एक खारी नदी आती है, याद रख लेना आप। ठीक है, नागौर के अंदर, क्योंकि नागौर के अंदर सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं, इसलिए खारी नदी कहाँ से आएगी? नागौर से आएगी, संगम सांबर के अंदर। तो ये थी अंतःप्रवाह नदियाँ। अब हम आगे देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। चलिए देख, चंबल नदी। इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ी एमपी से होता है। जानापाव की पहाड़ी एमपी से होता है। एमपी में विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला, इसकी एक पहाड़ी है। विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाव की पहाड़ी। वहाँ से इसका उद्गम होता है। यहाँ से इसका उद्गम होने के बाद में ये राजस्थान के अंदर पॉइंट करती है, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा बूंदी होते हुए ये इटावा यूपी के अंदर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका अपवा क्षेत्र की बात करें तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डांग क्षेत्र के अंदर ज़िले आते हैं धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यह था इसका अपवा क्षेत्र। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो दोस्तों एक ट्रिक है सहायक नदियों के लिए। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। ठीक है, तो गुस्से से याद रखना गुंजाली नदी। मेज से मेज नदी। और माँ से मांगली नदी। ठीक है, पा से पार्वती नदी। ठीक है, और ने से निवाज नदी। ठीक है, आज से आहू नदी। ठीक है, काले से काली सिंध नदी। एक काली सिल नदी आएगी जो बनास की सहायक नदी है, ये काली सिंध नदी है। काली सिंध, काली सिल तो बनास की है, लेकिन काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। घोड़े से याद रखना घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़। ठीक है, और पर से याद रखना परवन नदी। परवन। और बार बार दो बार लिखा है, एक बार से याद रखना बनास नदी और एक बार से ब्राह्मणी नदी। और चाकू, चा से चाकण। कू से कुन्नू नदी।
और एक नदी और है कूसे, एक कुन्नू और एक है कुराल नदी। कुन्नू और कुराल नदी, दो नदियाँ कुन्नू और कुराल, ठीक है। और मारा ये साइलेंट है। शेष है सीप नदी, शेष है सीप नदी। तो गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से ना, साथ साथ में ट्रिक याद कर लेना, जिससे नदियाँ आपको जल्दी से याद हो जाएगी। गुस्से से गुंजाली, में से मेज, माँ से मांगली, पा से पार्वती, ने से निमाज, आज से आहू नदी, काले से काली सिंध, घोड़े से घोड़ा पछाड़, ठीक है। पर से परवन, बार से एक बार बनास, बार से दूसरी बार ब्राह्मणी, चा से चाकण, कू से कुन्नू, कू से कुराल, से सीप, और मारा है जो वो है साइलेंट, ठीक है। तो ये थी इसकी सहायक नदियाँ। और अब देखते हैं कि बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और काली सिंध नदी है वो जो चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये तो बनास नदी तो ऑल ओवर लंबी नदी है, सहायक नदी। और ये जो काली सिंध है दाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। और काली सिंध और आहू नदी के संगम को सामेला कहते हैं। और काली सिंध और आहू नदी के किनारे गागरोन दुर्ग स्थित है। आगे हम देखेंगे, चर्चा करेंगे झालावाड़ गागरोन दुर्ग, ठीक है। इन दोनों का संगम होता है, उसे सामेला कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन नदियों को डिटेल में। चलिए अब सहायक नदियों को डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है चंबल नदी, जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, एमपी से। विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ी है जानापाव की पहाड़ी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम के बाद में जब ये आगे बढ़ती है तो एक एमपी से एक नदी आती है जिसका नाम है गुंजाली नदी, ठीक है। इस गुंजाली नदी, इसका संगम चंबल के अंदर चित्तौड़गढ़ में होता है। फिर एक नदी आती है ब्राह्मणी नदी, इसका भी संगम चित्तौड़गढ़ में ही होता है, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ती है तो बनास नदी आती है राजसमंद से। बनास नदी कहाँ से आती है? राजसमंद से नदी आती है बनास नदी। और एक सामने से नदी आती है सीप, ठीक है। सवाई माधोपुर से ही नदी आती है सीप, और एक बनास नदी राजसमंद से, और चंबल नदी। इन तीनों नदियों का एक साथ संगम होता है, जिसे रामेश्वरम घाट कहते हैं। रामेश्वरम घाट, ठीक है, यहाँ इसका संगम होता है सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। रामेश्वरम घाट पर इसका तीनों का संगम होता है, ठीक है। सीप, बनास और चंबल, ये त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम चंबल, बनास और सीप नदी, रामेश्वरम घाट कहते हैं इसको, रामेश्वरम घाट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और फिर काली सिंध नदी, इसका उद्गम एमपी से होता है। काली सिंध नदी आज जब यहाँ पहुँचती है तो यहाँ एक आहू नदी आती है यहाँ से, और झालावाड़ के अंदर काली सिंध में मिल जाती है, ठीक है। तो काली सिंध और आहू नदी, इन दोनों के किनारे एक दुर्ग स्थित है जिसका नाम है, पहले हमने जिक्र किया, गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। ये दुर्ग स्थित है इसके किनारे, ठीक है। इन दोनों का जब मिलन होता है इसे सामेला कहते हैं। इन दोनों का संगम स्थल को क्या कहते हैं? सामेला, ठीक है। और फिर एक निवाज नदी आती है। निवाज नदी परवन में मिल जाती है झालावाड़ के अंदर। निवाज नदी आती है जो परवन के अंदर झालावाड़ में मिल जाती है। फिर परवन नदी निवाज को लेते हुए काली सिंध के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो तब ये आहू नदी, फिर इन काली सिंध नदी, आहू, नेवाज, परवन, इन सब को लेकर कोटा के अंदर चंबल में मिल जाती है, ठीक है। तो ये नदी तंत्र बहुत बड़ा है, याद रखना। काली सिंध के अंदर आहू मिलती है, निवाज परवन में मिलती है, परवन फिर काली सिंध में मिल जाती है, और काली सिंध इन सब को लेकर कोटा के अंदर चंबल में मिल जाती है, ठीक है।
फिर एक नदी है पार्वती नदी, ठीक है, इसका भी संगम चंबल में, और फिर कुरु नदी, ठीक है, और फिर चंबल नदी है जो इसका संगम इटावा यूपी के अंदर यमुना में हो जाता है, ठीक है। तो ये थी चंबल नदी की कुछ सहायक नदियाँ। अब देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं, चंबल नदी की कुछ विशेषताएं, क्या क्या विशेष हैं इसके बारे में जानेंगे अभी। तो चंबल नदी की विशेषताएं, चंबल नदी को 12मासा नदी भी कहते हैं, 12मासा नदी। माई नदी को भी 12मासा कहते हैं, ठीक है, चंबल को भी कहते हैं 12मासा, और माही नदी को भी 12मासा कहते हैं, ठीक है। और इसे चर्मणवती भी कहते हैं, इसका प्राचीन नाम है चर्मणवती, चर्मणवती, ठीक है। और इसे कामधेनु भी कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। अब देखते हैं इस पर स्थित कुछ हैंगिंग ब्रिज, एक हैंगिंग ब्रिज स्थित है, और एक चूलिया जलप्रपात स्थित है। पर स्थित एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। इसकी लोकेशन के बारे में पता करते हैं। ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखना इम्पोर्टेंट ये है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। और एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है चंबल नदी के ऊपर, कोटा के अंदर, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है कोटा के अंदर, हैंगिंग ब्रिज। नदी है चंबल, याद रखना इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है, ठीक है। अब देखते हैं इस पर, इस नदी के किनारे कुछ संरक्षित क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। संरक्षित क्षेत्र नदी के किनारे या नदी के अंदर, घड़ियाल, ठीक है, दूसरा है गांगे सूस, और तीसरा है उदबिलाव, उदबिलाव। ये थे जीव, संरक्षित जीव, ठीक है। देखते हैं चंबल नदी पर स्थित बांध परियोजनाएं। जब यहाँ से उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ी से, और फिर ये एमपी के अंदर इस पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध है, लंबा बांध, ठीक है। उसके बाद में बड़ा बांध राजस्थान का, ठीक है। और उसके बाद में आगे यहाँ है जवाहर सागर बांध, और फिर यह कोटा के अंदर एक कोटा डैम। ये थे कुछ बांध परियोजनाएं जो चंबल नदी पर स्थित है। इसी के साथ इस नदी का समापन करते हैं, और आगे हम बनास नदी पढ़ेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, और धन्यवाद।